दीजिए मुझे इसका आंसर, कमेंट कर दीजिए। इनसैट 1B भारतीय कम्युनिकेटिव सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? 1983 में, 1982 में, 1990 में और 1980 में। तो रही है। जी अब आवाज आ रही होगी, अब सब ठीक है? तो चलिए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। कब लॉन्च किया गया इनसैट 1B सैटेलाइट, कम्युनिकेटिव सैटेलाइट? गुड इवनिंग दयाल, विकास, हेलो, गुड इवनिंग। आ जाइए और प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को आज का सेशन, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर ले। चलिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 1983 में लॉन्च किया गया था रॉकेट स्पेस शटल चैलेंजर्स STS-8 PAM-PAM/D, ठीक है। तो ये सैटेलाइट का, रॉकेट स्पेस का नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया? 2000 में, 2003 में, 2005 में या 2015 में? कमेंट करिए और मुझे इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर कौन सा है? यस परविंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए और जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया? जी नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2003 में शुरू किया गया था, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये शुरू किया गया था? 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना। जो आप लोग 2015 में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, मैं वो भी बता देती हूं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 सबसे पहले ही शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना was a project under the Ministry of Labor and Employment। तो पहले ही शुरू किया गया था। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर था? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बाद में इसको ट्रांसफर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब किया गया? अप्रैल 1, 2015। तो जिन लोगों ने भी 2015 जवाब दिया था, अगर वे ये बोलते कि RSBY, ठीक है, जिसे बाद में ट्रांसफर कर दिया गया कहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। कब? 1 अप्रैल 2015। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसमें 30,000 के स्वास्थ्य बीमा कवरेज, ठीक है, कवरेज कितना? अधिकतम 5 सदस्यों को कवर किया गया था। प्रदान करता है प्रीमियम 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया गया था, यानी 75 केंद्र में और 25 राज्यों में।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता कौन है? सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मलाला यूसुफजई, लॉरेन ब्रैग, जॉन बी गुडइनफ। युवा नोबेल प्राइज विजेता कौन है? यस वेरोनिका, राइट आंसर मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई को युवा नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है और सबसे पहले नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, दूसरे युवा लॉरेंस ग्रेग वे दूसरे युवा नोबेल प्राइज प्राप्त करता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पहले की जगह दूसरे युवा नोबेल प्राइज प्राप्त करता कौन है, तो लॉरेंस ग्रेग। सबसे पहले किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पहले पहले मलाला यूसुफजई। और सबसे ओल्डेस्ट कौन है? तो जॉन बी गुडइनफ। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज प्राप्त करता जॉन बी गुडइनफ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना, अधिक समावेशी और सतत विकास, कृषि पर विकास। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछा गया था। अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का सेशन स्टैटिक जीके पर है और बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पे हमारा पूरा कंटेंट है। तो जवाब दे दीजिए इसका। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? 1951 से 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। प्लीज मुझे जवाब दीजिए, कमेंट करिए, चाहे गलत कीजिए लेकिन कमेंट जरूर करिए। नहीं, पहला था पूरा एग्रीकल्चर पर। अभी मैं आपको सारे बताऊंगी कि सारे जितने भी अब तक पंचवर्षीय योजना हुई हैं उनमें उनके उद्देश्य क्या थे, मैं आपको अब भी बहुत अच्छे से डिटेल्ड में बताऊंगी। ठीक है, तो पहला कौन सा था? कृषि पर विकास। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। याद रखना, पहला पंचवर्षीय योजना पूरा कृषि पर आधारित था, यानी एग्रीकल्चर में उनको प्राथमिकता दी गई थी। चलिए देख लेते हैं सारे पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य। तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं का क्या लक्ष्य था? पहला था कृषि पर विकास 1951 से 56। दूसरा था औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर था सेकंड। याद रखिएगा कि इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उन सबको भी इसका लाभ हो। तो थर्ड पंचवर्षीय योजना, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, जो आप लोग फर्स्ट बता रहे हैं वो है थर्ड, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना थर्ड पंचवर्षीय योजना है। फोर्थ कौन सा है?
पहले स्थिरता के साथ विकास, दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। पहले स्थिरता, स्टेबिलिटी के साथ पहले विकास करना है, उसके बाद आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना था फोर्थ। तो फिफ्थ था कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता और उसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई। यहां पांचवें में भी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। तो यहां फिफ्थ में भी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और पहले में भी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, दूसरे में औद्योगिक विकास था और तीसरे में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। जो अभी मोदी जी खुद, उनका इस बार का भी यही था कि हमें भारत को सेल्फ रिलायंस बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये पंचवर्षीय योजना में, थर्ड पंचवर्षीय योजना में पहले बात की गई थी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिक्स्थ है गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को घटाना और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है। सेवेंथ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार से पर्याप्त अवसर पैदा करना। तो रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कब की गई थी? सेवेंथ पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। एट था मानव संसाधन विकास, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है। नाइन्थ था न्याय और समानता के साथ विकास, ठीक है, इक्वालिटी और जस्टिस के साथ डेवलपमेंट। टेंथ था 2002 से 2007 अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। भारत की प्रति व्यक्ति आय मतलब एक सिंगल व्यक्ति की आय को दोगुना करना था, 10th पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। 11 था तेज और अधिक समावेशी विकास। अब विकास तो हो रहा था लेकिन उसको और तेजी से ले जाने की बात की गई थी 11th पंचवर्षीय योजना में, 11th 5 ईयर प्लान में। 12th में क्या था? पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 था 12वां, तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया? 12th। याद रखना क्वेश्चन में या तो आपको ये दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इनको याद करना कि पहले पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य था, दूसरा क्या था। मैंने आपको सारा डाटा यहां प्रोवाइड करवा दिया है कि 1 से लेके 12 तक की पंचवर्षीय योजनाओं का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, इसका जवाब है कृषि पर विकास, कृषि का विकास, एग्रीकल्चर बेस्ड था सबसे पहला, क्योंकि तब भारत के पास एक अकेला कृषि ही था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? 1650, 1656, 1629 या 1632? कमेंट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ। चलिए, जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, फेसबुक पर यूट्यूब का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज वहां जाइए, वहां मुझे ज्वाइन करिए ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ सकूं। मैं फेसबुक पे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, इसका जवाब है ऑप्शन ए। 1650 में किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो जामा मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था, और पर ये पूरा कब हुआ? 1656 में। यस, राहुल कुमार, टिंकू कुमार, 1656 इज द राइट आंसर। तो ये शुरू कब हुआ? 1650 में। किसने शुरू करवाया? शाहजहां ने।
ठीक है, पूर्ण कब हुआ? 1656 में, याद रखना, ठीक है। तो रेड फोर्ट की शुरू हुई 1639 से 1648। लाल किला, जामा मस्जिद 1650 में शुरू हुआ और 1656 में पूरा हुआ। रेड फोर्ट 1639 से 1648। ताजमहल 1632 से 1653। इंडिया गेट 1921 से 1931। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जितने भी अभी एग्जाम्स हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया 31 मार्च 1930 से 1924। तो गेटवे ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई बनने की 1913 में और ये कंप्लीट कब हुआ? 1924 में। कुतुब मीनार कब बना? कुतुब मीनार स्टार्ट हुआ 1199 में। ठीक है, 1199 में किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और एंड कंप्लीटेड इन 1220 में खत्म हुआ। किसने खत्म किया? उनके सन इन लॉ ने, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूर्ण किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट मोशन को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट मोशन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट मोशन को क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में पहले मोशन को क्या कहा जाता है? चलिए, ऑलमोस्ट जवाब जो आ रहे हैं सी आ रहे हैं, पर ये गलत जवाब है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये होते क्या है मैं आपको ये भी बता दूंगी अभी। तो पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। चलिए जानते हैं न्यूटन के 3 लॉ है कौन कौन से। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, पहला मोशन क्या कहता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, अगर कोई भी वस्तु आराम या स्थिर है, स्टेबल है की अवस्था में है, या कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है, ठीक है, या फिर वो मोशन में है, तो वह आराम की या गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर भारी बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो आप, अगर मैं खड़ी हूं तो मैं खड़ी ही रहूंगी जब तक मुझे कोई यहां से धक्का ना दे दे, या मैं चल रही हूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता जब तक कोई मेरे पे फोर्स ना लगाए। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके उदाहरण। चलती बस जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो गाड़ी मोशन में है, बस मोशन में है, पर उसमें बैठने वाला इंसान तो स्थिर है। तो जब ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि फोर्स लग रहा है। और जब स्टार्ट होता है तो हम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? पहला लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसी भी वस्तु के संवेग में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा है? लॉ ऑफ मोमेंटम। तो कौन सा है? किसी भी वस्तु के संवेग में आया बदलाव या दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। बहुत से लोग इस न्यूटन के
तीन लॉ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए विद एग्जाम्पल्स इसको लेकर आए ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है और ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं मोमेंटम का, लॉ ऑफ मोमेंटम का। तो क्रिकेट खेलते वक्त, हम सब यहाँ पर क्रिकेट के फैन हैं, तो अब इसको इमेजिन करना शुरू करिए। तो क्रिकेट खेलते वक्त तेजी से आती गेंद को पकड़ने के लिए खिलाड़ी या तो हाथ पीछे करता है, ठीक है, जिससे गेंद का वेग, मास कम किया जा सके और हाथों में कम चोट लगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, तो हर एक क्रिया के समान एक विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। तो रॉकेट जब फ्यूल का दहन करता है, ठीक है, तब उसमें से निकलती गैस रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का देती है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आई होप सबको लॉ ऑफ न्यूटन के तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले उससे पहले अगर आपने अभी तक रविंद्रास 24/7 लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब वहां पर हमारा रविंद्रास न्यूज एनालिसिस जो डेली बेसिस पर होता है और बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जो एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, उसका कंटेंट आप लोग देखिए और वहां जाइए, आपको पर डे के हिसाब से वहां पर आपको पीडीएफ, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप रविंद्रास 24/7 लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल रविंद्रास IAS ऑफिशियल ज्वाइन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात क्या था? 943, 933, 990 या 1000? सेक्स रेशो क्या था? 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात क्या था? कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। कोशिश कीजिए, जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 943 था। ठीक है, 2011 की जनगणना होती है जो हर 10 साल बाद कराई जाती है। तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात 943 था। स्टेट विद हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो इज इन केरला, तो 1084 वहां पर फीमेल सेक्स रेशियो था 1084, एंड पौंडुचेरी तो वहां पर था 1037। ये याद रखना, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टेट विद लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो इज हरियाणा, वॉज हरियाणा। ठीक है, तो स्टेट विद लोवेस्ट, सबसे कम फीमेल सेक्स रेशियो कहां पर थी? हरियाणा में। कितनी? 879। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? सूरत, मद्रास, बंबई या बंगाल? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेसिडेंसी कहां पर स्थापित किया था? कौन सा वह राज्य था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेसिडेंसी स्थापित किया था? सूरत, मद्रास, बंबई या बंगाल? कमेंट कीजिए और मुझे बताइए।
जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूरत, कहाँ है सूरत? तो भारत का पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेसिडेंसी स्थापित किया गया सूरत में। कहाँ है सूरत? गुजरात में। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी कब बना? 1640 में। और बंबई प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय 1687 में सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित ट्रांसफर किया गया। कब? 1687 में। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, पर हम लोग एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चंस करवाते हैं। जितने यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मैं उन सबके बारे में आपको बताती हूं कि इस सबसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन था? सूरत था। मद्रास कब बना? 1640 में। बंबई प्रेसिडेंसी कब बनी? जब सूरत का प्रेसिडेंसी ट्रांसफर की गई 1687 में। बंगाल प्रेसिडेंसी कब बना? 1690 में। तो ये याद रखिएगा, सूरत पहला प्रेसिडेंसी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी था सूरत। नेक्स्ट, पहली बार भारत में रेल कब चली थी? रेलवे, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1893 में, 16 मार्च 1867 में, 16 अप्रैल 1853 में, 16 अगस्त 1857 में। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? इस पे भी क्वेश्चन आया था अभी एनटीपीसी में। ठीक है, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 16 मार्च 1853। यहां पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, 1853। ठीक है, को कब? बोरीबंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी। किनके बीच? बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर। कब? 16 अप्रैल 1853 में। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? अगर भारत का क्वेश्चन ना पूछकर आपको वर्ल्ड का पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड में फर्स्ट रेल कब चली थी? तो 1825 इंग्लैंड में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, तो भारतीय रेल का नेशनलिज्म कब किया गया? सॉरी, राष्ट्रीयकरण कब किया गया? नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1951 में। ये भी क्वेश्चंस आता है तो इसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड में कब चली? 1825। और भारत का में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1981 में, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पंडिता रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी? उर्दू, हिंदी, संस्कृत या मलयालम? तो पंडिता रमाबाई संस्कृत भाषा से संबंधित थी। ठीक है, पंडिता की उपाधि सम्मान के रूप में उन्हें पहली महिला थी जिन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। ठीक है, संस्कृत भाषा से संबंधित थी, उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ? 2001 में, 2009 में, 2010 में या 2015 में? राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट।
नहीं, ये एक्ट पास हुआ था 2009 में। आप लोग 2010 बता रहे हैं, लेकिन ये एक्ट 10 में नहीं 9 में पारित हुआ था। ठीक है, तो 26 अगस्त 2009 और अनुच्छेद 21A के तहत इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया। तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A कब पारित हुआ? 26 अगस्त 2009। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 6 से 14, संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 2002 में भारत के संविधान के 86th अमेंडमेंट एक्ट ने, तो कब हुआ 86th अमेंडमेंट एक्ट? 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002। क्या कहा गया उसमें? शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? स्वच्छता सर्वेक्षण जो हर साल होता है, तो 2020 में लास्ट ईयर आपका देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? जी, आप सबका जवाब सही है। तो ऑप्शन ए इंदौर, लगातार 4 बार से इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी और 2019 में भी इंदौर शहर को लगातार चौथी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। ठीक है, नहीं राहुल, इंदौर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे अहमदाबाद के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश, कहाँ है इंदौर? मध्य प्रदेश को शहर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ। 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य, जहां पे 100 से भी ज्यादा शहर है, वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो सबसे स्वच्छ राज्य जिसमें 100 से भी अधिक शहर है, छत्तीसगढ़। 40 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ मेगा सिटी अहमदाबाद, गुजरात। जी, सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जी राहुल, ठीक है। तो 100 से कम शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य, जहां पे 100 से भी कम शहर हैं, वो स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो वो स्वच्छ राज्य है झारखंड। ठीक है, तो सबसे साफ शहर इंदौर, 100 से अधिक शहरों वाला राज्य छत्तीसगढ़ और 40 लाख से अधिक आबादी वाला मेगा सिटी अहमदाबाद, गुजरात। सबसे स्वच्छ गंगा शहर तो वाराणसी और 100 से कम शहरों वाला शहर तो वो झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया आफ्टर गांधी बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा, राजमोहन गांधी, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी के पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी, तो रामचंद्र गुहा इज द राइट आंसर। इंडिया आफ्टर गांधी के पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। पूरा नाम क्या है इंडिया आफ्टर गांधी की? फुल फॉर्म या पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो वो है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी।
वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, को पहली बार अगस्त 2007 में कब पब्लिश हुई? 2007 में हॉपर कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित किया गया। तो कौन है? रामचंद्र गुहा इसके लेखक है। इसकी फुल नेम क्या है बुक का? तो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कब पब्लिश हुई? 2007 में। कौन था? हॉपर कॉलिंग्स द्वारा पब्लिश की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया? अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया? 1949 में, 1950 में, 1957 में या 1947 में? कमेंट करिए फटाफट और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया। और जितने भी लोग मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, प्लीज वहां जाइए और वहां मुझे ज्वाइन करिए ताकि मैं आप सब लोगों को के कमेंट्स पढ़ सकूं। मैं फेसबुक पे कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूं, ठीक है। कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए मुझे इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट करिए और मुझे बताइए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1949 में, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि से में लिखी हिंदी को और अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। तो कब हिंदी और अंग्रेजी दोनों को स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। कहा? संविधान सभा में। और हिंदी कौन सी? देवनागरी लिपि में हिंदी को, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक या सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट करिए और मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है। पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। कौन से? पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, कैनरा बैंक या एसबीआई। यस रितेश, यस टिंकू, राइट आंसर इज एसबीआई। तो एसबीआई ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। सेकंड कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन कौन मर्ज हुआ है? विद मर्जर ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेकंड लार्जेस्ट बैंक तो होगा पीएनबी, पूछा जाए फर्स्ट तो होगा एसबीआई। पंजाब नेशनल बैंक में अभी 2 बैंक मर्ज हुए हैं। कौन कौन से? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड बैंक है जो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। तो थर्ड पूछा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। कैनरा बैंक फोर्थ, ठीक है, विद मर्जर ऑफ सिंडिकेट बैंक। तो कैनरा बैंक में अभी कौन मर्ज हुआ है? सिंडिकेट बैंक। देखिए ये याद रखिएगा कि कौन से बैंक में कौन मर्ज हुआ है, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज विद कैनरा बैंक। और एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक, सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दक्षिण के किस राज्य में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स हैं?
भारत के दक्षिण के किस राज्य में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स हैं? तो तमिलनाडु में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है? दक्षिण के किस राज्य में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स हैं? एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी पढ़ा है कि भारत की कुल हेरिटेज साइट्स की संख्या कितनी है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की कुल हेरिटेज साइट्स की संख्या कितनी है, तो क्या जवाब होगा? और दक्षिण के किस राज्य में, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वह राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स हैं? फटाफट से कमेंट करिए और मुझे बताइए। देखिए, देखने से ज्यादा अच्छा है आप देखें और आपको क्या लगता है उसका जवाब दें, क्योंकि अगर आप गलत भी होंगे तो भी गारंटी के साथ आपको गलत होने पर भी ये क्वेश्चन याद रहेगा हमेशा। चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र, ठीक है, दक्षिण में, भारत के दक्षिण में महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स हैं। तो महाराष्ट्र के कुल 5 यूनेस्को विश्व विरासत, ठीक है, तो यूनेस्को विश्व विरासत यूनेस्को द्वारा किया जाता है, ठीक है, हेरिटेज साइट्स घोषित की जाती है और यह संख्या भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। भारत में वर्तमान 40 साइट्स हैं। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया है। और टोटल कितनी है यूनेस्को द्वारा, टोटल कितनी बताई गई है? तो टोटल है 1121, जिसमें भारत की सिर्फ 40 हैं, जो पहले 38 थी और बाद में 2 कहां से, मध्य प्रदेश से ऐड की गई। कौन कौन सी? ग्वालियर और ओरछा। तो देख लेते हैं, ठीक है। भारत के वर्तमान 40 साइट्स हैं, ठीक है। 38 + 2 कब ऐड किया गया? 9 दिसंबर 2020 को। बहुत ही करंट क्वेश्चन है और गारंटी के साथ क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में एकदम बिठा लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कब? 9 दिसंबर 2020 को। कहां का? मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो टोटल कितनी है? 1121 साइट्स हैं यूनेस्को में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टोटल नंबर है 1121, जिसमें भारत की संख्या का, हेरिटेज साइट्स का संख्या है 40, ठीक है। 38 पहले थी, 2020 9 दिसंबर को 2 ऐड की गई। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश से ही थी दोनों, एक ग्वालियर शहर था और एक ओरछा शहर था। ऐतिहासिक किले शहरों में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। तो अब टोटल कितनी है भारत की? 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो ये इनमें से जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। तो जवाब दे दीजिए मुझे। ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर और स्कैनर, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है?
मुझे लगता है इसका जवाब सबको ही पता होगा, क्योंकि आजकल हम लोग कोई भी कंप्यूटर से अछूता नहीं है, सब लोगों के पास कंप्यूटर तो जरूर है। डिजिटल जमाना है, तो बता दीजिए इनमें से कौन सा डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी के 3 है, एक नहीं है। ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर या स्कैनर? जी राहुल, राइट आंसर, प्लॉटर नहीं है। ट्रैक बॉल कैसे नहीं होगा भाई, ट्रैक बॉल कैसे नहीं होगा? तो प्लॉटर नहीं है। तो प्लॉटर यह एक आउटपुट डिवाइस है। किस काम आता है? जो प्रिंटिंग करने के काम आता है, प्रिंटिंग में काम आता है प्लॉटर। एक इनपुट डिवाइस नहीं है ये, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। देख लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब द चैनल और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। अ वेरी गुड इवनिंग और आई होप आपका शाम आपकी शानदार रहो। चलिए, फिर कल मिलते हैं। और अभी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, रविंद्रास 24/7 डाउनलोड नहीं किया है, तो अब आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब आपको वहां मिलेगी मुफ्त RNA डेली बेसिस पर, जो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग।